नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग और राम राम और राधे राधे। तो हम अपने हिस्ट्री वाले पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी बात चल रही थी अकबर पर। तो अकबर का हमने प्रशासनिक कार्य तो पढ़ा था, हमें पढ़ना है अकबर। तो इसके शासनकाल के बारे में मैंने आपको बताया 1556 से लेकर 1605। तो सबसे पहले अकबर का हमने एक युद्ध पढ़ा था, और वो युद्ध कौन सा था? वो युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत के इस दूसरे युद्ध की तारीख पढ़ी थी हमने 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को यह पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजय रहता है अकबर। किसके सहयोग से? तो याद रखना, बैराम खां के सहयोग से। बैराम खां सहयोग करता है, और इस युद्ध में हार होती है किसकी? हेमू विक्रमादित्य की। और इस हेमू विक्रमादित्य के बारे में हमने बात की थी, वो थी कि हेमू अपने आप को घोषित करने वाला भारत का अंतिम हिंदू शासक था। और सीधा पूछा जाए भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। घोषित करने वाला पूछा जाए तो कौन था? हेमू था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कौन सा शासक था? 14वां शासक था। और इसके बाद में यह बात पढ़ी हमने, इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सैन्य नेतृत्व कर रहा था बैराम खां। युद्ध में हार हो जाती है हेमू की, और स्वतंत्र शासक बन जाता है एक तरीके से अकबर। अकबर पहला मुगल है जिसका कितनी बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अकबर है पहला मुगल है जिसका बच्चों 2 बार राज्याभिषेक होता है। 2 बार राज्याभिषेक। वैसे तो 2 मुगल और पढ़े थे हमने, इसका बाप भी पढ़ा था, इसका दादा भी पढ़ा था। दोनों का क्या था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और इसका भी 2 बार होता है। लेकिन माना किसको जाता है? तो याद रखना, माना जाता है अकबर को। उसके बाद में हमने इस बैराम खान की हत्या करवा दी थी। किसकी हत्या करवा दी थी? बैराम खान की। तो याद रखना, बैराम खान की जो हत्या है यह होती है गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। किसने की थी? मुबारक खान सैनिक ने की थी। क्यों की थी? मच्छीवाड़ा के युद्ध में इस बैराम खान ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी। इसीलिए इसी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यह मुबारक खान कर देता है किसकी हत्या? अकबर, इसकी बैराम खान की। ठीक है, यह बात हो गई थी। हमने 2 इसके संरक्षक पढ़े। कितने संरक्षक पढ़े थे हमने अकबर के? 2 पढ़े थे। एक तो कौन था? बैराम खान। दूसरा महामनगा। ये 2 इसके संरक्षक पढ़े, बैराम खान और महामनगा। इस महामनगा और इसकी पुत्री थी, नाम था जिजीबानो। इस दोनों के प्रभाव में आने से अकबर अपने दरबार की 1 लाख हरम की स्त्रियों के बीच में चला जाता है। कितनी स्त्रियों के बीच में चला जाता है? 1 लाख हरम की स्त्रियों के बीच में अकबर है वो क्या होता है? चला जाता है। बच्चों 1562 में, कब? 1562 में अकबर ने यात्रा की थी। कहां की? अजमेर की। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। कहां से? अजमेर से। कैसे पूछे जाते हैं? अकबर ने पहली यात्रा कब की? 1562 में। कहां की? अजमेर की। अकबर राजस्थान कब आया?
1562 में। कौन से स्थान पर? अजमेर। दोनों तरीके से ध्यान रखना। इसी अजमेर की यात्रा के दौरान अकबर ने, इसी अजमेर की यात्रा के दौरान अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आमेर के कछावा शासक बच्चों नाम क्या था? बहरमल। इस बहरमल ने अधीनता स्वीकार करते हुए मुगलों के साथ संबंध बनाए थे। कौन से? विवाह के। इस बहरमल की पुत्री थी, नाम क्या था? जोधा बाई। अकबर इसे क्या कहता था? सॉरी, बहरमल इसे क्या कहता था? हरकाबाई। अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? मरियम की। सलीम ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? उजमानी की। मुगल दरबार में यह महिला किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अब देखो आगे की बात। आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि जब जोधा और अकबर का विवाह हो जाता है, उसके बाद में अकबर ने क्या किया? इस जोधा का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कुछ सैनिक भेजे। कहां पर? आमेर में। अकबर के सैनिक कहां पर आए? आमेर। सैनिक थारले जिया कहा अकबर मारो न हो तो होन तेरो भी को नहीं देवा। आ के करियो एक थोड़ी दूर आया, आके रेस्ट करियो 5-7 दिन और बठू वापिस चला गया। और जाके अकबर ने कहो जोधा के तू बैकग्राउंड की बात कर रही है, जोधा तो बैकग्राउंड है ही कोई, जमा खत्म है। कह जो भी मिलियो ना मान दो, एक ही बोलियो मेरे लिए जोधा का क्या हाल है। अब सैनिका आ बात अकबर ने कही तो अकबर ने आयो गुस्सो। अकबर जोधा ने बोलियो देख जोधा, तय गलत करियो, तेरा बैकग्राउंड बहुत खत्म है, तू कॉलेज का मैंने ऐ करियो बहन करियो। जोधा बोली देख बाप खाना, मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ी लिखी हो नहीं, मैं की कॉलेज में जाएगी। जो भी हो, जोधा के ऊपर ब्लेम लगे और जोधा होगी नाराज। जोधा नाराज और आज सैनिका के कारण खटियार बैठ गई। आपके बाप अमेरिकन आर बैठ गई 1562 में। 1562 में जोधा उठ चली गई। थोड़ा दिन बाद में अकबर ने सोच लाग्यो कि यार आप जानबूझ रहा अपना घर बर्बाद कर लियो। जोधा तो बेचारी यहाँ की ही को नहीं। अब जोधा ने खुश करने खातर अकबर के नया नया फंडा रचे। जोधा ने खुश करने खातर 1562 में समाप्त करी कौन सी प्रथा? दास प्रथा। कि आज के बाद में भारत में कोई भी दास नहीं रखेगा। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में हुआ। अकबर 1562 में दास प्रथा का अंत क्यों? इस समय भारत में मुस्लिम सत्ता थी। आपको मैंने दिल्ली सल्तनत में बताया था कहां से चली आ रही थी? 1206 से चली आ रही थी। हम बात कब की कर रहे हैं? 1562 की कर रहे हैं। तो मतलब इन 300-400 साल के अंदर भारत में मुस्लिम सत्ता थी और मुसलमान दास रखा करते थे और दास ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे। इसीलिए जोधा को खुश करने के लिए इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी दास नहीं रखेगा। अब देखो दास प्रथा यहां पर जोधा हिंदू है और अकबर इस्लामिक है, तो इस्लामिक होने के साथ दास प्रथा ने समाप्त करी। तो अन सोचो जरूर ये बात जोधा खुश होगी और जोधा के दिमाग में भी है कि आदमी तो ठीक ही है, आज आपने समाज के लिए कुछ करियो है कि कोई भी दास नहीं रखेगा। अब अकबर सोचो कि जोधा आ जाएगी, आनो तो दूर की बात, जोधा तो फोन ही कौन करियो। 1 साल फिर वेट करियो बेचारे 1563 और 1563 के मायने वो करे तीर्थकर समाप्त। कौन सो कर? तीर्थकर। आपको पता है सर्वाधिक तीर्थ पर हिंदू जाया करते थे और जोधा एक हिंदू है, तो यह भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए अच्छी बात थी। तो इस समय अकबर ने सोचा कि अब जोधा आ जाएगी, आना तो दूर की बात, जोधा ने तो नंबर ही ब्लॉक कर रखे थे। किसके? अकबर के। 1 साल फिर वेट करता है 1564। 1564 में बच्चों यह समाप्त करता है
जजिया कर। 1564 में क्या करता है, जजिया कर समाप्त कर देता। जोधा ने देखा आदमी ठीक है, बेचारे से गलती हो गई, किसी की बातों में आ गया, अब मुझे जाना चाहिए। तो अब जोधा आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब आप मेरे से यह लिखवाओगे कि अगले साल 1565 में अकबर मर गया और जोधा नहीं आई। अब जोधा आएगी। जोधा फोन करियो, बोले शानो अब थे मन लेना जो मैं चाल छू थार साथ, थारी थे गलती मांग ली। अब अकबर गयो आमेर जाले किन लेके जोधा लेके आओ और लाके दरबार के अंदर घोषणा कर दी कि गलती किसी की भी हो सकती है, यहां तक स्वयं अकबर की हो सकती है, लेकिन किसकी नहीं होगी? जोधा की नहीं होगी। जोधा की गलती कभी हो ही नहीं सकती। जोधा गलती कर भी देती तो अकबर स्पष्ट मना कर देता कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहां भी जाता वहां जोधा को अपने साथ ही रखता था। जैसे हम बात करें 1569-70 की, तो 1569-70 में अकबर गया था, इसका निर्माण चल रहा था फतेहपुर सीकरी का, तो जोधा को साथ लेकर गया था। जिस भी अभियान पर जाता, जैसे भी जाता, वो सब कुछ अपने साथ ही लेकर जाता। अब जजिया कर की यदि बात की जाए तो बच्चों, ये जो जजिया कर है भारत में सबसे पहले वसूला गया था कब? 712 ईस्वी। जजिया एक गैर मुस्लिम कर था, मुसलमान धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों से वसूला जाता था। सबसे पहले कब वसूला जाता है? 712 ईस्वी में वसूला जाता है। किसने वसूला था जजिया भारत में सबसे पहले? तो याद रखना, भारत में जजिया कर वसूलने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। पूछे कहां वसूला था? तो भारत के सिंध प्रांत पर वसूला था। सिंध के जो लोग थे इनसे सबसे पहले भारत में जजिया वसूला था। और आज जजिया को समाप्त किसने किया है? अकबर। दोनों इंपॉर्टेंट बात है। जजिया कर को समाप्त कब किया गया? 1564 में। किसने किया था? अकबर ने किया था। सबसे पहले कब वसूला गया था? 712 ईस्वी में। किसने वसूला था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये भारत के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था इसने आक्रमण? तो इसी समय किया था 712 ईस्वी में। इस समय भारत का केंद्र हुआ करता था सिंध प्रांत की राजधानी थी रावर, और रावर के दुर्ग का शासक था वो था राजा दाहिर। राजा दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। दाहिर की पत्नी ने यहाँ पर जोहर किया था जिसका नाम था राणाबाई, और राणाबाई को माना जाता है पहली जोहर करता, और इसी को माना जाता है भारत के इतिहास का पहला जोहर। राजस्थान का आपको पता ही, मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया आपको। 11 जुलाई 1301। कहां पर? सिंध प्रांत में। अच्छा, ये 3 अकबर की है प्रशासनिक कार्य। क्या है? प्रशासनिक कार्य। उसके बाद में अकबर थोड़े दिन यहां पर रुकता है, और बच्चों ये 1569-70 में जाता है फतेहपुर सीकरी। कहां जाता है? फतेहपुर सीकरी। यूपी में है बच्चों ये फतेहपुर सीकरी। और इस फतेहपुर सीकरी में इसका गुरु रहता था, नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती इसका गुरु। कहां पर रहता था? फतेहपुर सीकरी में रहता था। तो बच्चों ये जाता है और जाकर गुरु के चरण स्पर्श करके बोलता है कि गुरुजी, हाँ ब्याह हुए कदे 1562 में, बात कद तक पहुंच गई? 69-70 तक पहुंच गई। कई जगह 68 में मिला। कत्ता साल हो गया साथ लेके घूमता ने। 6 साल हो गया, अजय तक औलाद को नहीं हुई, पुत्र या पुत्री संतान प्राप्त को नहीं हुई। तो सलीम जी दियो इन एक बात को जवाब कि बेटा 7 लेर घूमिया टाबर को नहीं है, तो कई दिन तो एक जगह डटो। आ बात सुनी बोले गुरुजी थे तो करो थारली कुटिया खाली। अरे मैं तो अठे ही डटा। अब बच्चों शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद हो
एक कुटिया अंदर जन्म होयो एक पुत्र को और बिको नाम कहीं रखियो सलीम। अकबर इसे शेखू भी कहा करता था। इसका जन्म होता है 1569 में। कहाँ पर होता है? वहीं पे होता है शेख सलीम चिश्ती के कोटिया में, फतेहपुर सीकरी यूपी में। फतेहपुर सीकरी यूपी में जन्म होता है किसका? सलीम का। इसको शेखू भी कहा जाता था, शेखू। अकबर इसे शेखू बाबा कहा करता था। तो इसी समय इसने निर्माण करवाया था किसका? फतेहपुर सीकरी का। आपसे पूछे निर्माण कब होता है? 1570 में होता है। यह ना कई जगह आपको 1568 लिखा हुआ मिलेगा कि इसने फतेहपुर सीकरी की जो यात्रा है ये 68 में की थी। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। अब देखो, अपने प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इसने 1574 में अपने सैन्य व्यवस्थाओं में स्थापित किया था गुप्तचर विभाग। 1574 में गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। गुप्तचर विभाग 1574 में अपनी सैन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। 1 साल तक वेट करता है और फिर 1575 में यह क्या करता है? 1575 में फतेहपुर सीकरी में यह करवाता है इबादत खाने का निर्माण। इबादत खाना, इसमें ये इस्लाम की चर्चा किया करता था। क्या किया करता था? इस्लाम की चर्चा किया करता था। तो देखो वहां पर क्या है कि जो मौलवी हुआ करते थे वो मौलवी क्या करते थे? इस्लाम को तो उठाते थे, अन्य धर्मों की निंदा किया करते थे। इस्लाम को उठाते थे और अन्य धर्म की क्या करते थे? निंदा करते थे। इसी बात से ये अकबर थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो 1580 के अंदर इस इबादत खाने को यह सर्व धर्म के लिए खोल देता है। इबादत खाने को क्या करता है? सर्व धर्म के लिए खोल देता है। और 1580 में इसने संपूर्ण भारत को 12 सूबों में भी बांट दिया था। इस बात को आप दोबारा देखो। अकबर का शासन का पहली लड़ाई लड़ी हमने पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा था? 5 नवंबर 1556 को लड़ा। सहयोग कौन कर रहा था? बैराम खां। और किसके साथ लड़ा था? तो हेमू और विक्रमादित्य के साथ लड़ा था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का कौन सा शासक था? हेमू 14वां। और घोषित करने वाला कौन सा था? हिंदू शासक अंतिम था। सीधा पूछा जाए भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। अकबर पहला मुगल है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद में हमने इस मुबारक खान की हत्या की थी गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। किसने की थी? मुबारक खान खिलजी ने की थी बैराम खान की हत्या। इसके 2 संरक्षक थे, एक बैराम खान था, एक महामनगा थी। महामनगा और जीजी बानो के प्रभाव में आकर अकबर 60 से लेकर 62 तक, कब? 1560 से लेकर 1562 तक अपने दरबार की 1 लाख हरण की स्त्रियों के बीच चला जाता है। इसी को अकबर का पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है, जो मैंने कल आपको बताई थी। 1562 में अकबर पहली यात्रा कर रहा है, कहाँ की? अजमेर की। तो पूछे अकबर ने पहली यात्रा कब की? 1562। कहाँ की? अजमेर की। और अकबर ने अपनी पहले यात्रा कहाँ की थी? अजमेर की। अकबर अजमेर या राजस्थान कब आया था? तो भी 1562 होगा। इसी यात्रा के दौरान आमेर के अंदर कछावा राजवंश और राजवंश का शासक कौन था? बहरमल। इसने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। बहरमल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उस राजपूत शासक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो वो शासक कौन था? बहरमल था। और इसने क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे मुगलों के साथ। इसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किया था किसके साथ? अकबर के साथ। इसको अरकाबाई भी कहा जाता है। अकबर ने इसे मरियम की उपाधि दी थी। इसके पुत्र सलीम ने इसके उजमानी की उपाधि दी थी। मुगल दरबार में यह मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। सैनिकों के कहने से आमेर भेजता है सैनिकों को जोधा का बैकग्राउंड चेक करने के लिए। और 1562 में आधे रास्ते से सैनिक वापिस चले जाते हैं और जाकर अकबर को झूठा भड़का देते हैं। अब जोधा को खुश करने के लिए यह 1562 में दास प्रथा को समाप्त करता है। इस्लामिक काल से चली आ रही थी दास प्रथा, इसको समाप्त करता है। जोधा नहीं आती है। 1563 में तीर्थकर समाप्त करता है।
और तीर्थकर जब समाप्त करता है तो इसी के साथ जोधा आती तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब एग्री हो गई थी कि मैं आ जाऊंगा। 1564 में इसने जजिया कर, ये तीनों के तीनों जो प्रशासनिक कार्य ये इसने हिंदू धर्म को देखते हुए किया था, हिंदुओं को अपने मतलब परिचय दिया था कि मैं हिंदुओं के साथ हूं। और जजिया कर है ये 1564 में तो समाप्त होता है। सबसे पहले वसूला कहाँ गया, कब गया था, तो 712 में वसूला गया था। जजिया कर की शुरुआत भारत में 712 ईस्वी में होती है। की किसने थी, तो याद रखना यह करने वाला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था। सबसे पहले सिंध प्रांत से यह वसूल कर लेकर गया था जजिया कर। और पूछा जाए इस समय आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, यह भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी था। और इस समय शासक कौन था, तो शासक था राजा दाहिर। राजा दाहिर का केंद्र हुआ करता था सिंध प्रांत के अंदर रावर का दुर्ग, सिंध की राजधानी रावर के दुर्ग में थी। इसके ऊपर इसने आक्रमण किया था। 1569 में यह जोधा को लेकर गया था फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर इसका गुरु रहता था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर का गुरु कौन था, क्या पूछा जाएगा, अकबर का गुरु। तो याद रखना अकबर का गुरु था अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ये अकबर का गुरु था। एक जगह कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है ना कि सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति, ये जो सुलह कुल की नीति है ना, अकबर ने ये अपने गुरु अब्दुल लतीफ से सीखी थी। किससे सीखी थी, अब्दुल लतीफ से। सुलह कुल का मतलब आप समझ गए होंगे कि सुलह कुल पहले तो अगले के साथ है ना सुलह करो, उसको आराम से समझाओ कि भाई तू मेरे राज्य में आ जा और मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, हम संधि करने के लिए हैं। यदि वो मानता है तो ठीक है, इसका मतलब होता है सुलह। और कुल का मतलब होता है अगले का वंश खत्म करना, कि बाद में उसके ऊपर चाहे आक्रमण करो वो अगला मर भी जाए लेकिन उस रियासत को हड़पना। यह थी सुलह कुल की नीति। ये किसके कहने से सीखी, किससे सीखी थी, तो अब्दुल लतीफ से सीखी थी। किसने, अकबर ने। उसके बाद में देखो इस शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में यह सलीम शासक सलीम शेखू इसका जन्म होता है। 1574 में इसने क्या किया था, गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। और इसी समय इसने 1575 के अंदर इबादत खाने की जो है उसकी स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। इस इबादत खाने के अंदर ये क्या करता था, इस्लाम की चर्चा सुना करता था। तो मौलवी क्या करते थे, मौलवी है ना इस्लाम को तो उठाकर और अन्य धर्मों की निंदा किया करते थे, इसलिए ये दुखी हो जाता है और ये क्या करता है 1582 के अंदर इस इबादत खाने को बंद करवा देता है। बीच में सर्वे धर्म के लिए भी खोलता है, ये थोड़े समय बाद में सभी धर्मों के लोग आए थे, मैं बताऊंगा कौन कौन से आए थे, तो बाद में इसको सर्वे धर्म के लिए खोल देता है दुखी होकर, है ना, सर्वे धर्म के लिए खोल देता है। तो यह तो था अकबर का प्रशासनिक छोटे बड़े कार्य। अब अकबर के सभी प्रशासनिक कार्यों को हमें एक साथ पढ़ेंगे। जो अकबर है इसको अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है कि अकबर महान था। महान तो क्या था, लेकिन माना जाता है कि अकबर महान था। क्या किया जाए, मानना तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा महान भी नहीं था। महान होता तो हल्दी घाटी लगने के लिए स्वयं आता, आया नहीं था स्वयं। तो अब हम अकबर के प्रशासनिक कार्यों को एक एक करके देखेंगे एक साथ में सभी को। पहले आज हम प्रशासनिक कार्य पढ़ेंगे, कल इसके सैन्य अभियानों को देखेंगे। तो अकबर का जो हमने गुप्तचर विभाग की स्थापना की 1575 के अंदर, यह मनसबदारी का पद लेकर आता है। कब लेकर आता है, 1575 में। और पद कौन सा है, मनसबदारी। बच्चों ये जो मनसबदारी है यह क्या होती है, सैन्य व्यवस्थाओं को एक पद सर्जित करता है नया, वो पद था मनसबदार का। सैनिकों में सबसे बड़ा मनसबदार, सबसे छोटा मनसबदार, सबसे बीच का मनसबदार, ऐसे यह मनसबदार चुना करता था। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व इतिहास में सबसे पहले मनसबदारी किसने अपनाई थी, तो विश्व के इतिहास में सबसे पहले मनसबदारी अपनाने वाला व्यक्ति था मंगोल शासक, नाम था चंगेज खान। क्या नाम था, चंगेज खान। ये जो चंगेज खान है, इस चंगेज खान ने विश्व इतिहास में सबसे पहले मनसबदारी को अपनाया था। इसी चंगेज खान से सीख कर आया था कौन, अकबर। भारत में सबसे पहले मनसबदारी का पद, यह सिर्फ सैन्य व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए होता था।
भारत में सबसे पहले मनसबदार का पद है वो किसके पास था? अकबर के पास था। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार, अकबर का सबसे बड़ा जो मनसबदार है यह होता बच्चों मिर्जा अजीज कोका। अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? मिर्जा अजीज कोका था। कितनी मनसबदारी थी? 7000 की मनसबदारी थी। अब अकबर के सबसे बड़े मनसबदार की बात होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले जवाब आता है मान सिंह की। अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? मान सिंह था। बात ठीक है, लेकिन याद रखना ये अकबर का सबसे बड़ा राजपूत मनसबदार था। पहले किसको मिलती है? पहले मनसबदारी मिली थी मिर्जा अजीज कोका को। अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार मिर्जा अजीज कोका और राजपूत सबसे बड़ा मनसबदार है वो कौन था? सबसे बड़ा मान सिंह था। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? तो अकबर का सबसे बड़ा जो मनसबदार था वो मिर्जा अजीज कोका था। ठीक है, अब अगला इसका देखा जाए तो इसने 1579 के अंदर एक नया विभाग स्थापित किया था, वो था मजहरनामा। मजहरनामा कब स्थापित होता है? 1578 में होता है। 1578 में इसने मजहरनामे की स्थापना की थी। मजहरनामा क्या था? एक तरीके से यह माफी पत्र था। क्या था? माफी पत्र था। इसमें क्या होता था? यदि अकबर के प्रति किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि है और इस आत्मग्लानि का विवरण यह इस मजहरनामे में करते, आत्मग्लानि का विवरण यह कहां पर कर दे? इस मजहरनामे में कर दे, तो अकबर उसे माफ कर देता था एक बार के लिए। जैसे कि अकबर को कोई गाली देना चाहता है और अकबर को पता चल जाए कि इसने मुझे गाली दी है या देने की सोच रहा है, तो अकबर जाहिर सी बात है उसको मृत्यु दंड देता था। लेकिन इस मजहरनामे में उसने इसका उल्लेख कर दिया था, उसकी एक गलती माफ कर दिया करता था। कौन कर दिया करता था? अकबर कर दिया करता था। मजहरनामे का जो प्रारूप है यह शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है कि मजहरनामे का प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो शेख मुबारक था। और इसका अनुमोदन किया था इसके दोनों पुत्रों ने। एक का तो नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था फिजी। अबुल फजल और फिजी इसने किया था इसका अनुमोदन। ठीक है, और अकबर क्या करता है उसके बाद में? इसका एक नवरत्न था, नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। यह टोडरमल क्या करता है? इसका मुख्य नवरत्न हुआ करता था। टोडरमल क्या करता है? इसने 1580 के अंदर दहसाला प्रणाली अपनाई थी। कब? 1580 में। और कौन सी? दहसाला। यह दहसाला प्रणाली है बच्चों, यह दहसाला प्रणाली थी भूमि मापन की नई इकाई। इसको जारी किया था किसने? टोडरमल ने। दोबारा देखो, 1575 में यह मनसबदारी का पद लेकर आया था। विश्व इतिहास में सबसे पहले जो मनसबदारी है यह किसके द्वारा काम में ली गई थी? तो मंगोल शासक चंगेज खान के द्वारा। और भारत में सबसे पहले किसने काम में ली थी? अकबर ने काम में ली थी। अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? मिर्जा अजीज कोका था। कितनी मनसबदारी थी? 7000 की मनसबदारी थी। अकबर का सबसे बड़ा राजपूत मनसबदार कौन था? मान सिंह था। और मान सिंह के पास भी कितनी मनसबदारी थी? 7000 की मनसबदारी थी। लेकिन यह राजपूत सबसे बड़ा था, नहीं कि सबसे बड़ा था। क्यों? पहले मिर्जा अजीज कोका को मिली थी। ठीक है ना। उसके बाद में 1578 में इसने स्थापित किया था क्या? मजहरनामा। क्या किया था? मजहरनामा। और मजहरनामा एक तरीके का माफी पत्र था। अकबर के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि है तो वो इस मजहरनामे के अंदर अपना उल्लेख कर दे उस बात का,
तो उसे एक बार के लिए अकबर है ना माफ कर दिया करता था। क्या करता था अकबर? माफ कर देता था। इसका जो प्रारूप है वो तैयार किसने किया था? शेख मुबारक ने तैयार किया था और इसका अनुमोदन इसके दोनों पुत्रों ने किया था, अबुल फजल और फैजी ने। 1580 के अंदर टोडरमल ने दहसाला प्रणाली अपनाई थी, ठीक है ना। भूमि मापन की नई इकाई थी ये। क्या थी? भूमि मापन की नई इकाई किसने प्रारंभ की थी? टोडरमल ने, ठीक है ना। ये इसके कुछ प्रशासनिक कार्य थे, ठीक है ना। दीन इलाही, धर्म इलाही, शमत, गजे हिलाई, इनकी हम अगले में बात करेंगे। और जब इसको बंद करेगा इबादत खाने को 1582 में, बीच में सर्वे धर्म के लिए भी खोलता है, इसकी भी हम क्या करेंगे? अगले पोर्शन में चर्चा करेंगे। और इसकी जो सैन्य अभियान है उसके बारे में आपको सभी बताऊंगा मैं, कब इसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कहाँ पर आक्रमण किया, अंतिम अभियान कौन सा था, इसने कहाँ पर गुजरात के दर्शन किए, मतलब सारी चीजें बताऊंगा आपको अकबर के बारे में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, है ना। ठीक है, गुड नाइट।